हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास की क्लास को, जिसमें आप सभी को पता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम जितने भी हमारे पास में एनसीईआरटी के टॉपिक हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में क्या है हमारे पास में टॉपिक, आज हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें एक एक पॉइंट्स को मैं भी क्लियर करते चला जाऊंगा, केवल आप सभी को देखना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। तो चलिए इसी के साथ में अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। देखिए ज़रा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने चार्ज के बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। हमने आवेश के बारे में कूलॉम का नियम इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, बल अप्लाई करता है, और कितना बल अप्लाई करता है वो भी आप सभी को मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज हमें पढ़ना है उस आवेश के कारण जो फील्ड जनरेट होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई आवेश है, तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड को, उस प्रभाव को देखने के लिए, उस विद्युत क्षेत्र को देखने के लिए, यानी कि जो आवेश वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उस आवेश को किस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, उस आवेश को यानी कि उस विद्युत क्षेत्र को कैसे मापते हैं, वो आज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मान लीजिए हमारे पास में कोई प्लस आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा यही छोड़ दीजिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाहूँगा इसे एक एग्जाम्पल के जोड़ के इसे आप सभी को समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ज़रा, आप सभी ने मैग्नेट को देखा है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में एक मैग्नेट है, N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप सभी को पता है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जहाँ भी जिस क्षेत्र में मैग्नेट को हम रखते हैं वो अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट कर देती है, जहाँ पर इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐसी कुछ लाइंस इसमें से निकलनी स्टार्ट होती है, आप सभी ने देखा है, ठीक है। इस प्रकार से लाइंस निकलनी स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पर जाकर के छिप जाती है। यानी कि इन्होंने अपना एक, जैसे हमने एक मैग्नेट को यहाँ पे रखा तो इसने अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक मैग्नेट है, तो ये क्या करेगी, अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर देगी जहाँ तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसने ये यहाँ तक, और इसमें जो लाइंस होती हैं वो काल्पनिक ना होकर के रियल लाइंस होती है, ठीक है। काल्पनिक क्या है वो भी हम आप सभी को इस साइड में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस मैग्नेट के कारण इतना इसका प्रभाव, यानी कि यहाँ तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि प्रभाव तो इसके बाहर तक भी देखा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक हम इसके यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं इसके प्रभाव को, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसके प्रभाव को मेजरमेंट करना है, मापन करना है कि इसका प्रभाव कहाँ तक देखा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लोहे की कील को ला करके रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक लोहे की कील को ला करके रखा यहाँ पर, तो इस लोहे की कील के ऊपर इस मैग्नेट के कारण एक बल अप्लाई होगा या नहीं होगा, और ये मैग्नेट इस कील को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जैसे ही मैंने ये मैग्नेट यहाँ पे रखी तो इसने अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर दिया, जिसके कारण इस मैग्नेट ने इस कील को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास किया, ठीक है। वो क्यों किया? क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे हम मैग्नेट कहीं पे रखते हैं,
जैसे ही हमने कहीं पे एक मैग्नेट रखा तो अपने चारों ओर इसने एक फील्ड जनरेट कर दिया, जिसके कारण जहां तक उसका फील्ड होगा वहां तक उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, और उसके प्रभाव को देखने के लिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कील का यूज़ किया है, लोहे की एक कील का यूज़ किया है उसके प्रभाव को देखने के लिए, ऐसे ही ठीक हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 का यूज़ करेंगे जो कि हमेशा प्लस लिया जाता है। ठीक है, देखिए ज़रा, मान लीजिए मैंने एक प्लस आवेश लिया। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जैसे एक मैग्नेट अपने चारों एक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक उसी प्रकार से एक प्लस आवेश भी अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट कर देता है, जहां तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, अब इस आवेश को यहां मान लेते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी से कहा कि जिस प्रकार से एक मैग्नेट अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट करते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास में ये प्लस आवेश है। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, यानी कि जहां तक इस आवेश का जो प्रभाव है उसे देखा जा सकता है। अब इस आवेश के प्रभाव को देखने के लिए अब ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ भी ला करके कील रख देंगे और उसे अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं। इसके प्रभाव को देखने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q0 को रख देते हैं। ठीक है, किसे रखते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 को, जिसके कारण यानी कि इस प्लस आवेश के कारण इस Q0 पर, ये प्लस है ये भी, इस Q0 पर एक बल का अनुभव करता है। ये Q0 एक बल का अनुभव करता है। और मैंने आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि जब एक प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश के पास लेकर के आया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल, यानी कि प्रतिकर्षित करने का प्रयास करते हैं, दूर धकेलने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है। तो जैसे ही ये परीक्षण आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा, इस प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही ये आवेश आएगा तो इसके ऊपर एक बल लगेगा जो कि इसे बाहर धकेलने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो एक Q0 आवेश है, हमारे पास में जो एक Q0 आवेश है, ये एक प्लस आवेश है जो कि टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश के रूप में माना है, जिसका स्वयं का कोई चार्ज यानी कि जो स्वयं को कोई फील्ड जनरेट नहीं करता है। ये छोटा सा चार्ज है तो क्या फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, इसे केवल हम टेस्टिंग के लिए यानी कि अपने परीक्षण करने के लिए एक टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे कील को माना कि हमने इस मैग्नेट का फील्ड देखने के लिए कि कहाँ तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमने इसके प्रभाव को देखने के लिए एक परीक्षण आवेश को मान लिया जहाँ तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। प्रभाव इसका और भी दूर तक हो सकता है, और भी दूर तक होता है, और भी दूर तक। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा, मान लीजिए इसका एरिया यहाँ तक बढ़ गया, जैसे जैसे यहाँ तक इसका एरिया बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ लिया, यहाँ तक बढ़ गया, जैसे जैसे इसका एरिया इस परीक्षण यानी कि प्लस Q आवेश का जैसे जैसे एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा, इसका प्रभाव जो होगा वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि मान लीजिए हमारे पास में अगर ये प्लस Q आवेश यहाँ पे रखा हुआ है तो इसने अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट किया जहाँ तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। प्रभाव को इसके बाहर तक भी देखा जा सकता है और भी बाहर तक, लेकिन इसके अधिक प्रभाव को कहाँ देखा जा सकता है, जहाँ पर एक परीक्षण आवेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश विन्यास के कारण, यानी कि हमारे पास में प्लस Q आवेश है, इस आवेश विन्यास के कारण यानी कि इस आवेश के कारण एक आवेश विन्यास तैयार हुआ, इस आवेश विन्यास के कारण प्लस Q0 आवेश पर अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र होगा जिस पर एक परीक्षण आवेश रखने पर, यानी कि जिस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश रखने पर एक बल का अनुभव होता है, वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है।
यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज होगा जो फोर्स का अनुभव करता है, फील्ड्स ऑफ फोर्स को अनुभव करेगा, तो इस प्रकार के फील्ड को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। यह बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब इसे लिखते हैं थियोरेटिकल भाषा में। तो चलिए, जो हमने केवल प्रैक्टिकली समझा है उसे आप केवल थियोरेटिकल भाषा में लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा कि किसी आवेश के परिवेश में कोई दूसरा परीक्षण आवेश रखने पर उसके द्वारा बल को अनुभव किया जाता है। मैंने आप सभी को बताया कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ये अपनी ओर एक क्षेत्र को बनाता है, एक क्षेत्र को अनुभव यानी कि एक क्षेत्र को बनाता है जिसमें एक फील्ड को जनरेट करता है, और जिसमें कोई दूसरा आवेश प्लस क्यू नोट रखने पर, एक परीक्षण आवेश रखने पर उसके द्वारा एक बल को अनुभव किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसे रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। देखिए, जैसे मैंने आप सभी से अभी बताया कि जैसे ही मान लीजिए हमने एक क्यू नोट आवेश, मान लीजिए क्यू नोट आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, और आप सभी को पता है कि अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इससे कुछ दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए इससे कुछ दूरी क्या है, वो आर है, एक पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। मान लीजिए पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नोट को मान लेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हमारे पास में एक परीक्षण आवेश, हमने जो परीक्षण आवेश माना है वो प्लस क्यू नोट है, और दूसरा हमारे पास में जो आवेश है वो भी प्लस है। और आप सभी को पता है कि जब एक प्लस आवेश के क्षेत्र में आता है, जैसे ही मान लीजिए इसका एक प्लस आवेश है, हमारे पास में जो आवेश है ये प्लस आवेश है और इसने अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न किया है। ठीक है, हम काल्पनिक रूप से मानते हैं केवल कि हाँ, इसने एक रेखाओं के कारण, एक अपनी रेखाओं के रूप में ऐसे फील्ड को जनरेट कर दिया है, अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट कर दिया है, जिसमें अगर कोई परीक्षण आवेश आएगा, यानी कि जैसे इसमें कोई परीक्षण आवेश आता है तो उसके ऊपर एक बल अनुभव करता है। जैसे मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में समझाया था, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है, अब इसने अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट कर दिया है, ऐसे करके फील्ड को जनरेट किया। अब जैसे ही मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट इसके फील्ड में आएगा तो इसे अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा। इसके अपोजिट अगर मैं आप सभी को दूसरी बात अगर बताऊं, तो मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश होता, ठीक है, और आप सभी को पता है कि माइनस क्यू भी अपनी चारों ओर एक फील्ड को जनरेट करता है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में प्लस क्यू आवेश एक फील्ड को जनरेट कर रहा है अपने चारों ओर, तो ठीक ऐसे ही माइनस क्यू भी तो अपने चारों ओर फील्ड को जनरेट करेगा। अब मान लीजिए इसमें मैंने एक परीक्षण आवेश को मान लिया, वो क्यू नोट यहाँ पे रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी जो आर है, एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया मैंने पी है, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए, मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे पास में टेस्ट चार्ज होता है, यानी कि जो परीक्षण आवेश हम मानते हैं, वो क्या करता है, क्या करेगा? जब हमारे पास में अब ये माइनस क्यू आवेश है, और मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में समझाया था, जब चार्ज को मैंने पढ़ाया था, कि जब एक प्लस आवेश एक दूसरा माइनस क्यू आवेश होगा,
यानी कि दो विपरीत कैटेगरी के चार्ज होंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के जो चार्ज होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में प्लस क्यू आवेश है और दूसरा हमारे पास में माइनस क्यू आवेश है, और जैसे ही ये एक दूसरे के पास में आना, यानी कि एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपने पास खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अभी जो प्लस क्यू नॉट आवेश है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और किस साइड में लगेगा, इस साइड में, यानी कि माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू नॉट आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये प्लस क्यू नॉट आवेश है और ये हमारे पास में निगेटिव आवेश है। आप सभी को पता है जब अपोजिट चार्ज होंगे वो अपने एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेंगे। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि हमारे पास में ये क्या है, क्यू नॉट आवेश है, हमारे पास में ये क्या है, प्लस आवेश है। दोनों सेम कैटेगरी के चार्ज हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, और आप सभी को पता है जब सेम चार्ज एक फील्ड में आएंगे तो उन पे क्या होगा, क्या होगा, ये इसके ऊपर एक बल लगाएगा, और बल लगाने के कारण ये इसे बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा कि जाइए, क्या करेगा, इसे बाहर धकेलने का प्रयास करेगा, ऐसे करके बल लगाएगा जिससे ये बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पर कितना बल आरोपित हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी कि इस परीक्षण आवेश पर जितना भी बल लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें इस पॉइंट पर ज्ञात करना है तो जितना भी इसके कारण इस पर बल लग रहा है, इस क्यू नॉट से डिवाइड करने पर हमारे पास में प्राप्त होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को माना, ठीक है, जो कि r दूरी पर उपस्थित है। ठीक है, एक पॉइंट P है जिस पर हमने परीक्षण आवेश को रखा है। इस Q प्लस Q आवेश के कारण इस पर एक बल लग रहा है जो कि बाहर की ओर है, और कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट पर ज्ञात करने के लिए कि कितना विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ज्ञात करने के लिए हम उस बल को Q नॉट से डिवाइड करने पर हमारे पास में उस पॉइंट पर क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? अगर बात समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा से फिर से रिवाइंड करता हूँ। देखिए, मैंने जैसे एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा तो इसने अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस फील्ड में मैंने कहा कि मुझे ज्ञात करना है कि यहाँ पर ये क्यू नॉट प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है कि इस आवेश यानी कि इस प्लस आवेश के कारण जो फील्ड जनरेट हुआ है, मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब जैसे ही मैंने कहा कि मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान लिया, और मैंने नाम दे दिया कि वहाँ पे एक पॉइंट जो है वो P है। ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P को माना, अब इसके ऊपर एक बल लगेगा, बल बाहर की ओर होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कि बल यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जो बल होगा उसे क्यू नॉट से भाग करने पर, यानी कि उस परीक्षण आवेश से भाग करने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कोई दिक्कत? यानी कि अगर किसी पॉइंट पर आप किसी को भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मान लीजिए यहाँ पे कि हाँ, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप सभी को वहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए पॉइंट P है। ठीक है, और वहाँ पे एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दीजिए। ठीक है, अब उस क्यू नॉट से जैसे ही दूसरे आवेश के कारण बल लगेगा, उस बल को क्यू नॉट से आप भाग देने पर आप सभी के पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब इसी को केवल थ्योरेटिकल भाषा में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप थ्योरेटिकल भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, जो मैंने केवल प्रैक्टिकली आप सभी को समझाया कि किसी प्लस क्यू आवेश, मान लीजिए हमारे पास में प्लस क्यू आवेश था। ठीक है, इसने अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न किया।
ठीक है। मान लीजिए इस r दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट P है जहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए मैंने परीक्षण आवेश Q नोट को माना, ठीक है। वही बात मैंने केवल वहाँ पे लिखी है कि प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नोट के कारण अनुभव, जिसके द्वारा अनुभव किया गया बल जो अनुभव किया गया है बल को परीक्षण आवेश, ये जो मेरे पास में परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश के परिमाण यानी कि इसके परिमाण से विभाजित यानी कि F को भाग देने पर प्राप्त होता है क्या? वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आएगी हमारे पास में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? EP बराबर F अपॉन Q नॉट। ये बात हुई हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की। बात करते हैं इसके मात्रक की। ऐसे ही मात्रक क्या होता है इसका, देखिए ज़रा, EP बराबर F अपॉन Q नॉट। आप सभी को पता है बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास में, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिंदु आवेशों के कारण हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट्स चार्ज ड्यू टू पॉइंट्स चार्ज, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ड्यू टू पॉइंट्स चार्ज के लिए हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता सकता है, ठीक है। और यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इसे रब करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमने क्या ज्ञात करना है? बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। आप सभी ने कूलाम का नियम भी पढ़ा है, क्योंकि आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि बिंदु आवेशों के कारण, एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जितना बल लगता है उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? कूलाम का नियम लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक को। मान लीजिए हमारे पास में एक आवेश है, प्लस आवेश। आप सभी को पता है कि अपने चारों ओर एक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स चार्ज है, बिंदु आवेश है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब कैसे ज्ञात होगी? आप सभी को पता है कि एक आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेगा यदि सेम चार्ज होंगे, ठीक है। आप सभी को पता है ये बात। अब देखिए, हमारे पास में ये आवेश क्या है? प्लस आवेश है। ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज है, लेकिन क्या है? प्लस है। आप सभी को पता है कि जब एक प्लस आवेश दूसरे प्लस आवेश के पास में लाया जाएगा तो ये इसे क्या करेगा? बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, बल लगाने का प्रयास करेगा। और कितना बल लगाता है? एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर कितना बल लगाता है, ये हमें कहाँ ज्ञात किया था? जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, ठीक है।
तो कूलाम के नियम से एक बात निकल के आती है क्या, कि जब हमारे पास में एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर जो कि स्थिर है कितना बल आरोपित करता है, आप सभी ने पढ़ा है कूलाम के नियम से कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से पढ़ा है आपने, ये कूलाम के नियम से आप सभी ने पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, केवल आप सभी को समझना है, नोट्स आप सभी को मिलेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब इसे और बहुत अच्छे तरीके से और लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं, केवल अभी आप समझिए। ठीक है, देखिए ज़रा, आप सभी ने कूलाम का नियम पढ़ा है। हमारे पास में एक बिंदु आवेश है और एक दूसरा बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश के ऊपर एक बल आरोपित करता है, यू नो दैट। ठीक है, देखिए ज़रा, अब कितना बल आरोपित करता है वो देखिए ज़रा। प्लस क्यू आवेश है, दूसरा हमारे पास में क्यू नॉट आवेश है, दोनों सेम चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेंगे, आप सभी को पता है। देखिए ज़रा यहाँ से क्या बात निकल के आती है। हमने कहा के जो का तू, हमारे पास में Q1 जो आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू, कोई दिक्कत? ये देखिए ज़रा, प्लस क्यू आवेश। दूसरा आवेश Q2 है, यहाँ पे कितना आवेश है हमारे पास में, क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। देखिए ज़रा, मैंने क्या कहा, एक प्लस क्यू आवेश दो बिंदु आवेशों के लिए, एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर कितना बल आरोपित करता है ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कूलाम के नियम से कि एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर कितना बल आरोपित करता है, वो होता है हमारे पास में F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे हम दो बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल आरोपित हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक बात निकल के आती है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। मैंने क्या कहा, हमें ज्ञात करनी है बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अभी ज्ञात की थी कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमने एक पॉइंट को P को मान रखा है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर क्या होती है, F अपॉन Q नॉट। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ पे, F में। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 में मान रखने पर कोई दिक्कत, यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास में, EP बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। और हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है हमारे पास में, Q नॉट, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, हमारे पास में रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, K Q अपॉन R स्क्वायर। रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ हमारे पास में, यानी कि वहाँ पर बिंदु आवेशों के कारण हमारे पास में, जब हम दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि क्या होगा हमारे पास में, जब दो बिंदु आवेश होंगे के यानी कि Q1 और Q नॉट। अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने बता दिया आप सभी को कि हम बिंदु आवेशों को ज्ञात करने के लिए एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर कितना बल लगा रहा है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, यानी कूलाम के नियम से उन एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल आरोपित कर रहा है वो कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए मैंने पहले ही आप सभी को एक फॉर्मूला ड्राइव किया था।
अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे लिखते हैं अच्छी तरीके से और थियोरेटिकल भाषा में भी, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, आप सभी को नोट्स बनाते हुए चलना है। जो चीज़ मैंने केवल आप सभी को मैथमेटिकली प्रैक्टिकली समझाई वो केवल थियोरेटिकल भाषा में लिखी है। ज़रा देखिए ज़रा, मैंने क्या कहा था आप सभी को, एक पॉइंट Q पर एक प्लस Q आवेश रखा है जिससे r दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट P है जहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की यानी कि दो बिंदु आवेशों के कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने एक प्लस Q नॉट आवेश वहाँ पे मान लिया कि मैं प्लस Q, दूसरा मैंने जो आवेश माने प्लस Q नॉट आवेश माना है जिसके कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही मैंने केवल लिखा है इसमें। देखिए ज़रा, माना प्लस Q आवेश के दूसरे विद्युत क्षेत्र यानी कि माना प्लस Q आवेश के कारण दूसरे विद्युत क्षेत्र यानी कि दूसरे विद्युत क्षेत्र के कारण यानी कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ज़रा, केवल एक एक पॉइंट्स को नोट करते हुए जाना है। देखिए ज़रा, मैंने केवल जो डेरिवेशन आप सभी को समझाया है वो केवल थियोरेटिकल भाषा में लिखा है। देखिए ज़रा कि माना एक प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताया था आप सभी को, यानी कि माना प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, हो गया। दूसरी बात, दूसरी लाइन देखिए, जिसमें r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिससे r दूरी पर उपस्थित एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है, ठीक है, Q नोट आवेश माना है। दूसरी बात, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। दूसरी बात मैथमेटिकल मैंने आप सभी को समझा दिया है। देखिए जरा, Q नोट पर Q के कारण लगने वाला बल, वो आप सभी को पता है कि जब एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है तो उसके लिए हम कूलाम का नियम यूज करते हैं। कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे पास में जो Q1 आवेश है वो Q है और Q नोट हमारे पास में दूसरा आवेश है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये हमने वाली इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले समझाई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, EP बराबर F अपॉन Q नोट, ठीक है, हमने डिनोट यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बात, समीकरण 2 से F का मान रखने पर, ये देखिए जरा, हमारे पास में सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली, और इसमें हमने क्या करें, हमारे पास में क्या किया, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन का मान रख दिया। क्या रखा हमने, देखिए जरा, F की जो वैल्यू थी हमने केवल F की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। F की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नोट, ठीक है। अब देखिए इसके पॉइंट में यहाँ जाएगा, Q नोट हमारे पास में यहाँ चला जाएगा और दूसरा यहाँ पे यहाँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये होगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में रिजल्ट प्राप्त हुआ, अब मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ज़रा, EP बराबर K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे EP जो है वो समानुपात व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन R स्क्वायर के। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़नी स्टार्ट होगी, यानी कि जिसका एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा, परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटना स्टार्ट होगा। ये मैंने एक दिन पहले भी समझाया था कि इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो EP है वो समान यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के। बीच की दूरी डिपेंड करती है यहाँ पे कंडीशन को। देखिए ज़रा, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़नी स्टार्ट होगी और जो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि यदि यहाँ पे ये परीक्षण आवेश नहीं, ये प्लस Q आवेश है, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। भाई देखिए ज़रा, ये हमारे पास में प्लस Q आवेश है, इसने अपने क्षेत्र को उत्पन्न किया। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़नी स्टार्ट होगी, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसकी जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ रही है तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसे ग्राफ के द्वारा ड्रॉ करें, ठीक है, इसे अगर हम ग्राफ के द्वारा ड्रॉ करें, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लिख लेना, पहले से लिखना है, ये केवल बाद की कंडीशन है। अगर हम इसे ग्राफ को ड्रॉ करें, ये हमारा R है, ये हमारा P है, ठीक है। तो मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र ये भी अगर समानुपाती होगा तो दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती होगा तो दोनों घटने स्टार्ट, एक बढ़ेगा एक घटेगा। अगर हमारे पास में समानुपाती होगा तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती के हम इसे देखें तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा
इसका जो क्षेत्र बढ़ेगा तो वो क्या होगा, दूसरा ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर हम ई में और 1/r² में ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दें तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र का मान घटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र के गुणधर्मों को पढ़ने वाला हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो इसे आप सभी के नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।